इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है? तो मॉरली, एथिकली और प्रोफेशनली बहुत जिम्मेदारी होती है हम पे एज एन इंटरव्यूअर। ये जो सवाल आप लोग लेकर आते हैं ये आपने खुद तय किए हुए होते हैं या पांचों इंटरव्यूअर्स आपस में डिसाइड करते हैं? आइडिया ये है कि जिस तरह के सवाल एक्चुअल इंटरव्यू में पूछे जाएं या जो भी यूपीएससी की पुरानी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं जिन बच्चों ने इंटरव्यूज दिए, थोड़ा वो भी हमारा एक डायरेक्शन देता है हमें। जब आपसे कोई ऐसा सवाल पूछा जाएगा जो आपको अनकंफर्टेबल कर सकता है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। इसमें आपको सैलरी भी कम मिलेगी, आपसे काम भी ज्यादा कराया जाएगा, मेंटली फिजिकली भी आपके लिए टोल टेकिंग होगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाएं, जो कि छोटी छोटी चीजों से भी शुरू होगा। आपको देखें कि आपको सुने। अगर ब्यूटी विद ब्रेन बन सकते हैं तो व्हाई नॉट। लोगों को लगता है कि ये लड़की आगे निकल गई है, खूबसूरती इतनी है, अपनी खूबसूरती के बल पर निकल गई होगी। मैंने 500 से ज्यादा डिबेट्स जीती दिल्ली यूनिवर्सिटी। जीती हैं। जो भी लोग मेरे साथ कंपटीशन में होते थे उन्हें लगता था कि मैं इसलिए जीतती हूँ क्योंकि मैं अच्छी दिखती हूँ। कोई भी कोचिंग आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं करवा सकती। क्या एक्चुअल में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वो चीज करते हैं जो पिक्चर में दिखाई गई है? कोचिंग इंडस्ट्री भी हर इंडस्ट्री की तरह है। जैसे आप मीडिया से हैं या कोई और किसी और इंडस्ट्री से होगा, तो ऐसी एडवर्टाइजिंग यूँ तो इतना फेमिनिस्ट बनती हैं और हस्बैंड की पिक्चर नहीं डाली है तो ये तो गलत बात हो गई, ये तो मर्दों के अगेंस्ट है। तो ऐसा कुछ। अच्छा, ये मर्दों के अगेंस्ट? हाँ, ये मर्दों के, क्योंकि मैंने अपनी एक शादी की पिक्चर डाली थी, तो मैंने अपने हस्बैंड का फेस को हाइड कर दिया था। आपने मेरा दिन बना दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। एक कहावत आपने सुनी होगी, मुहावरा हम उसे कहा करते थे, आंखें दिखाना। इसका मतलब होता था गुस्से में किसी को देखना। एक ऐसी शख्सियत से हम आज आपको मिलाने जा रहे हैं, रूबरू कराने जा रहे हैं, जो जब देखती हैं तो सामने वाला देखता रह जाता है। वो ये नहीं सोचता कि ये क्या बोल रही हैं, डांट रही हैं कि कुछ प्यार से समझा रही हैं। द वेरी ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड ड्यू की प्रोफेसर हैं और इसी के साथ साथ यूपीएससी जो क्रैक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, उनका मॉक इंटरव्यू कराती हैं, प्रैक्टिस कराती हैं, सलोनी खन्ना। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और आपने टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप यूपीएससी क्रैक करने वाले स्टूडेंट्स का, एस्पिरेंट्स का मुझे कहना चाहिए मॉक टेस्ट करती हैं, वो बात ठीक है, उस पर तो हम चर्चा करेंगे, बहुत लंबा पॉडकास्ट होगा। लेकिन जो आपका अटायर है, जो आपका एक लुक है, आपकी आंखें, आपकी खूबसूरती, आप कहेंगी मैं ही फैन हो गई हूँ जो तारीफ की जा रही हूँ। ऐसा लोग कहते हैं कि आपको देखें कि आपको सुने। ये जो आपको कॉम्प्लीमेंट्स ऑब्वियसली मिलते ही होंगे, कैसा फील होता है? अच्छा ही लगता है, अच्छी चीज़ है ये तो। पर इसका श्रेय आई थिंक मेरे पेरेंट्स को जाता है क्योंकि ये तो जेनेटिक है। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा फील होता है जब लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो अच्छी बात है। अगर ब्यूटी विद ब्रेन बन सकते हैं तो व्हाई नॉट। सो आई लाइक इट एंड आई चेरिश इट। सलोनी, ये सवाल मेरा इसलिए भी था क्योंकि कुछ लोग इसे डीमेरिट के तौर पे देखते हैं। लोगों को लगता है कि ये लड़की आगे निकल गई है, खूबसूरती इतनी है, अपनी खूबसूरती के बल पर निकल गई होगी। और आप ही नहीं, बहुत सारी लड़कियों ने ये फेस किया भी है। उनको क्या कहेंगी? देखिए, मर्दों के साथ ऐसा कभी नहीं होता कि आप बोलते हैं कि ये फला फला मर्द इसलिए सक्सेसफुल हैं या इसलिए फेमस है क्योंकि ये हैंडसम है या क्योंकि ये अच्छे दिखते हैं। तो मुझे लगता है आपकी कामयाबी में बहुत सारी चीज़ों का रोल रहता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो आपके अंदर जो सब्सटेंस है उसका होता है। लेकिन ये पेरिफेरल चीज़ें जैसे कि अच्छा दिखना, अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल्स, या आप अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? अगर आपको मुझसे बात करते हुए मुझे देखना अच्छा लग रहा है तो आपको ये तो बोनस हो गया ना आपके लिए कि मान लीजिए मैं पढ़ा रही हूँ आपको कुछ बोरिंग तरीके से पढ़ाऊँ, या मैं अच्छी नहीं दिखती होंगी, या मैं बहुत शैबी होंगी, या मान लीजिए मेरे पसीने की दुर्गंध आ रही होगी, तो आपको भी मुझसे पढ़ना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये अगर मैं अच्छे से ड्रेस्ड अप होंगी और आप मेरी बात पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं मेरी खूबसूरती की वजह से, तो ये तो एडेड एडवांटेज है। इसे मतलब मुझे लगता है आपको एक बैज की तरह अपनी स्लीव पर वेयर करना चाहिए, और ये कोई डीमेरिट की बात नहीं है। जज तो लोग, दुनिया तो वैसे ही हर चीज़ पर जज करती है, तो इस चीज़ के लिए एक्सप्लेनेशन देना दुनिया को कि वो आपको जज कर रहे हैं आपकी ब्यूटी के लिए, अब उस चक्कर में आप बदसूरत तो बन नहीं जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उनका जजमेंट का एक क्राइटेरिया है। जैसे मुझे, मैंने शायद पहले भी कभी किसी को बताया होगा, मुझे याद है जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो मैं डिबेट करती थी। मैंने 500 से ज़्यादा डिबेट्स जीती दिल्ली यूनिवर्सिटी। जीती हैं। तो क्या होता था वहाँ पर, जो भी लोग मेरे साथ कंपटीशन में होते थे उन्हें लगता था कि मैं इसलिए जीतती हूँ क्योंकि मैं अच्छी दिखती हूँ। पर आप भी जानते हैं ये तुक्का 1 बार, 2 बार, 10 बार, 15 बार चल सकता है, 500 बार तो नहीं चल सकता है। मैं अच्छा दिखती हूँ, इसका हो सकता है मुझे थोड़ा फायदा मिलता हो, थोड़ा एज मिलता हो, लेकिन सिर्फ मेरा अच्छा दिखना मुझे डिबेट नहीं जिता सकता। अगर वैसा होता तो शायद कोई मॉडल, या शायद जो लोग मुझसे भी ज्यादा अच्छे दिखते हैं उन लोगों को वो वहां पर खड़े होते और वो जीत पाते, या वो लोग आज मेरी जगह पर बैठे होते।
तो ये अपना अपना नज़रिया है सबका, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है ये, और मुझे लगता है तो अच्छी बात है। अगर मैं अच्छी दिख रही हूँ तो आप प्लीज़ मुझे और देखिए और सुनिए। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है सलोनी कि ये एक बहुत बड़ा मैं नहीं कहूंगी, लेकिन एक फैक्टर के तौर पर तो काम करता है। अच्छा, इसके अलावा जो जिनको अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है कि नहीं हम अच्छे नहीं दिखते हैं, मुझे लगता है वो अपना प्रेजेंटेशन अच्छा कर सकते हैं, अपने आप को वेल ड्रेसअप कर सकते हैं। नहीं, देखिए, अच्छा दिखना सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करता है कि आप पैदा किन जीन्स के साथ हुए हैं या आप खूबसूरत हैं या नहीं। हम इतने सारे लोगों को जानते हैं जो अपनी पर्सनालिटी को चेंज करते हैं अपने ड्रेसिंग सेंस से, अपने एटीट्यूड से, अपने ऑरा से, अपने बात करने के तरीके से। तो सिर्फ आपकी शक्ल सूरत यही मैटर नहीं करती है, आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं ये भी मैटर करता है। अगर आप शैबिली ड्रेस्ड हैं, आप अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं, या आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं, या आप हाइजीन नहीं रखते हैं, या आपको बात करना नहीं आता है, या आप ऐसे इंसान हैं जो बस नेगेटिव ही बातें करते हैं, तो आपका ऑरा अच्छा नहीं होगा, लोग आपसे बात नहीं करना चाहेंगे, आपकी वाइब्रेशंस अच्छी नहीं होंगी। तो मुझे लगता है पर्सनालिटी सिर्फ सूरत से नहीं होती है, या पर्सनालिटी सिर्फ उस खूबसूरती से नहीं होती जिसके साथ आप पैदा हुए, आप उसे कैसे शेप करते हैं ये भी मैटर करता है। हम कितने सारे लोगों को जानते हैं जो शायद कन्वेंशनली ब्यूटीफुल नहीं होंगे, या जो हमारे आइडिया ऑफ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बड़ा प्रेशर हो गया है सोशल मीडिया के चलते महिलाओं पर, तो जो उसमें फिट नहीं होते, लेकिन क्योंकि वो अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, अच्छे से चलना आता है, अच्छे से बात करना आता है, अच्छे से खाना आता है, प्रेजेंटेबल हैं, एटीट्यूड अच्छा है, स्मार्ट हैं, उनके आइडियाज़ अच्छे होते हैं, तो वो भी बहुत सक्सेसफुल हैं। और इसीलिए लोग कहते हैं कि उसकी वाइब बड़ी अच्छी थी, मैच कर गई। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी की शक्ल याद रहे या नहीं रहे, उस इंसान ने आपको कैसा फील करवाया ये आपके साथ हमेशा के लिए रह जाता है। मान लीजिए मैं अभी आपसे मिलती हूँ और मैं थोड़ा गुस्से में बात करती हूँ आपसे, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि सलोनी खन्ना जब मुझसे पहली बार मिली थी तो इतने गुस्से में बात कर रही थी। और यही अगर मैं आपके साथ वार्म रहती हूँ, या मैं आपकी तारीफ कर देती हूँ, या मैं आपसे अच्छे से बात करती हूँ, तो वो आपके साथ हमेशा के लिए रह जाएगा। तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन जो आपके पास रहेगा वो मेरी खूबसूरती नहीं रहेगा, हाउ आई मेड यू फील रहेगा। और वो मेरे ऑरा, या मैं किस तरह की इंसान हूँ, या मैं आसपास लोगों को किस तरह ट्रीट करती हूँ, उस पर डिपेंड करता है। ऑन अ लाइटर नोट में एक बात कहूंगी कि अगर आप मेरे से गुस्से में ट्रीट करेंगी तो मैं बोलूंगी सुंदर बहुत थी, लेकिन गुस्से में ट्रीट करके गई। आपने मेरा दिन बना दिया, मुझे लग रहा है आपने मुझे पूरे महीने के नहीं, कॉम्प्लीमेंट्स मैं बताती हूँ आपको, जब मैं रिसर्च कर रही थी, आपके बारे में पढ़ रही थी, तो 2-4 लोगों ने जब मुझे बोला तो यही कॉम्प्लीमेंट्स आए, तो मुझे लगा इस पर 2-3 मिनट तो मैं बात करूंगी ताकि उनको तसल्ली हो जाए भाई कि आप क्या राय रखती हैं इस चीज को लेके। अच्छा, आप कहाँ से आती हैं, कहाँ आप पली बड़ी हैं? क्योंकि हम यूपीएससी को लेके बात करेंगे, एस्पिरेंट्स को लेके बात करेंगे, बट लोग आपको जानना चाहते हैं, खासकर जो हमारे व्यूअर्स हैं वो तो जानना ही चाहते हैं। तो आप कहाँ, आप पैदाइश कहाँ की है, कहाँ पली बड़ी हैं? मैं पैदा दिल्ली में ही हुई हूँ। मेरा ननिहाल दिल्ली में है, तो मेरी पैदाइश दिल्ली की है, लेकिन मैं पली बड़ी हूँ पानीपत के पास एक छोटी सी जगह है समालखा। समालखा जी, तो मेरी परवरिश वहाँ पर हुई, क्योंकि मेरे दादा दादी वहीं थे, मेरे पिताजी की पोस्टिंग वहीं थी, और वहाँ डीपीएस पानीपत सिटी करके एक स्कूल है, तो वहाँ से मेरी पढ़ाई हुई। और मुझे लगता है कि उस स्कूल ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं आज जो भी हूँ, मैं उन इंस्टीट्यूशंस को डेडिकेट करना चाहती हूँ, वो जैसे कि मेरा स्कूल। उसके बाद मैं हंसराज कॉलेज आई और मैंने वहाँ पर इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया और फिर आगे पीएचडी किया, तो इकोनॉमिक्स में ही। तो वो सारी जर्नी रही है। लेकिन हंसराज और डीपीएस पानीपत सिटी, ये दो ऐसे इंस्टीट्यूशंस रहे हैं मेरी लाइफ में जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। तो होता क्या, हम देखते हैं बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। आप अपने बच्चे को एक अच्छे अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में भेजते हैं ये सोचकर कि आपके बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप होगी, आपके बच्चे को लाइफ में सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप पेरेंट्स बहुत सारे पैसे एजुकेशन पर स्पेंड करते हैं। लेकिन अच्छे कॉलेज में जाने के बाद भी ऐसा तो है नहीं, या अच्छे स्कूल में जाने के बाद ऐसा तो है नहीं कि सारे ही बच्चे एक लेवल के होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो टॉप 5% में होते हैं, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर हो। कुछ होते हैं जो उसके बाद एवरेज बच्चे होते हैं, फिर कुछ बिलो एवरेज बच्चे होते हैं। तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल रहती है। लेकिन इंस्टीट्यूशन अच्छा रोल ऐसे प्ले करता है कि मेरे जैसे बच्चे जो कि जिनके पास घर पर शायद बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं हो, या जिनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं हो, उन्हें दुनिया के बारे में जितनी एडवांसमेंट्स हैं उनके बारे में नहीं पता हो, पर पोटेंशियल हो, तो अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन जाएंगे, वो आपके उस पोटेंशियल को देखेंगे और उसको फिर हार्नेस करेंगे और नर्चर करेंगे। तो डीपीएस पानीपत सिटी ने मेरे साथ यही किया। मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने देखा कि ये बच्ची ठीक है, तो मुझे हर चीज़ में डाल देते थे। डिबेटिंग है तो डिबेटिंग में डाल देना, ड्रामेटिक्स है तो उसमें डाल देना, भरतनाट्यम सिखाना है तो उसमें डाल देना। आता है आपको भरतनाट्यम? हाँ, मैं भरतनाट्यम में ट्रेंड हूँ और मैंने टैगोर डांस भी सीखा है। तो स्कूल में ही सब कुछ किया था ये। मैं थिएटर में भी ट्रेंड हूँ, तो मैंने ड्रामेटिक्स भी स्कूल में किया, डिबेटिंग किया स्कूल में, पढ़ाई में भी
एंकरेज करते थे स्कूल में सब, तो अच्छे रहे पढ़ाई में भी। तो मुझे लगता है ये इंस्टीट्यूशंस का बहुत रोल रहता है। फिर उसके बाद हंसराज आए तो अलग ही लेवल का एक्सपोजर मिला, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप जानते ही हैं कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो वहाँ पर भी डिबेटिंग किया, वहाँ डिबेटिंग को और बारीकी से समझा, क्योंकि स्कूल लेवल की डिबेटिंग उस लेवल की नहीं होती। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आप वर्ल्ड चैंपियनशिप तक जा सकते हैं, तो वो सब किया, तो अलग लेवल का एक्सपोजर देखा। और डिबेटिंग आप में कॉन्फिडेंस लाता है। फिर ड्रामेटिक्स भी किया जब कॉलेज में थे, डांस नहीं किया, डिबेटिंग और ड्रामेटिक्स किया, क्योंकि कोर्स थोड़ा मुश्किल होता है इकोनॉमिक्स ऑनर्स, तो पढ़ाई में भी काफ़ी समय जाता था, वो किया। फिर दिल्ली आ गए थे तो दिल्ली की चकाचौंध देखी, दिल्ली का एक्सपोजर देखा। 13 इंटर्नशिप्स की मैंने जब मैं कॉलेज में थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता उन्हें लाइफ में क्या करना है, तो मुझे भी नहीं पता था मुझे क्या करना है। तो किसी ने बोला ये इंटर्नशिप्स ना टेस्ट ड्राइव की तरह होती हैं, आपको गाड़ी खरीदनी है उससे पहले टेस्ट ड्राइव लेते हैं, तो आप जगह जगह इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो मैंने एक एनजीओ के साथ काम किया, केयर करके एनजीओ है काफ़ी फेमस, उनके साथ मैंने चैनल वी के साथ काम किया, मैंने रैली गेयर के साथ काम किया, सब इंटर्नशिप्स। तो मैंने इंटर्नशिप्स की अलग अलग। फिर मुझे समझ आया कि अच्छा ठीक है, व्हाट वर्क्स फॉर मी, या मुझे क्या करना है, तो उसके हिसाब से फिर करियर डिसीजन लेंगे। लेकिन ये जो 13 जगह आपने इंटर्नशिप की, इसने भी आपको एक अलग एक्सपीरियंस दिया होगा ना, जो लाइफ में आप काम आ रहा होगा। बिल्कुल। इन 13 इंटर्नशिप्स ने सबसे पहली बात तो मुझे ये बताया कि मुझे लाइफ में क्या नहीं करना है। exactly. दूसरा मुझे ये बताया कि मुझे किसी की कहा सुनी पर विश्वास नहीं करना है। अभी होता क्या, बच्चों को डिसाइड करना होता है अपना करियर, तो वो अलग अलग लोगों से पूछते हैं। एक्सपर्ट से पूछना ठीक है, जैसे मेरे पास भी आएंगे कि मैम क्या कर सकती हूँ मैं अपने करियर में, मेरा इसमें इंटरेस्ट है, फला चीज़ कर लूँगी तो उसका ड्रॉबैक है, इसका क्या फ़ायदा होगा, इस नौकरी में क्या रहता है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये किताबी हो गया। आपसे कोई अपना तजुर्बा शेयर भी कर रहा है तो वो अपना तजुर्बा शेयर कर रहा है। पर ऑन दी अदर हैंड आप जब इंटर्नशिप करते हैं आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है। तो मुझे लगता है जो इंटर्नशिप का कल्चर है हमें उसे बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे बच्चे को समझ आता है कि वो करियर में क्या डिसीजन ले, और वो उसको लेकर कॉन्फिडेंट होता है क्योंकि उसने ट्राई किया होता है 2 महीने 4 महीने उस स्पेस में रहकर। मान लीजिए अभी हम न्यूज़ रूम में हैं, किसी को न्यूज़ रूम अच्छा लगता हो बहुत, और वो यहाँ इंटर्नशिप करे तो उसे समझ आए कि मुझे तो एक अच्छा जर्नलिस्ट ही बनना है। यही किसी को न्यूज़ रूम ना अच्छा लगकर, मान लीजिए एक मेकअप स्टूडियो अच्छा लगता हो, तो उसे लगे, या बैंक अच्छा लगता हो, तो उसके लिए वो अलग चॉइस होगी। और इससे क्या होता है, जब आप अपने डिसीजंस खुद लेते हैं और आप उसको एक्सपीरियंस के बेस पर लेते हैं कि आपने कुछ एक्सपीरियंस किया और आप उसके बेस पर डिसीजन ले रहे हैं अपने करियर का, तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं उसके बारे में, और आप ज़्यादा दिल से उसमें अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं। आप हमेशा ऐसे कंफ्यूज नहीं रहते कि ये मैंने ले तो लिया है पापा के प्रेशर में, मम्मी के प्रेशर में, दोस्त ने कहा था, या सैलरी ज़्यादा होगी पर हो नहीं पा रहा है, व्हाट इफ़ इट डजंट हैपन। तो ये जो डर है आपका कि फ्यूचर में क्या होगा, या ये मेरे लिए वर्क नहीं किया तो क्या, या मैं प्रेशर में हूँ, या वर्क लाइफ बैलेंस, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ों को आप थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि पहली बात ये आपका फैसला है, आपने सोच समझ कर एक्सपीरियंस करके लिया है, और दूसरी बात आप उसको लेकर पैशनेट होते हैं, तो आपको कोई भी बर्डन नहीं लगता है, वो करियर काम बर्डन नहीं लगता, प्रेशर नहीं लगता है। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा आइडिया है कि बच्चे इंटर्नशिप करके और खुद के फैसले खुद लें कि उन्हें क्या करना अच्छा लगता है, क्या करने का मन है, और रियलिटी चेक भी हो जाएगा, सिर्फ किताबों पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन पेरेंट्स को कैसे अवेयर करेंगे कि इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी है? आजकल के जो बच्चे हैं वो तो चलिए बहुत ज़्यादा जल्दी यूट्यूब देखते हैं, गूगल देखते हैं तो समझ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में एक्सपोज वो पहले ही हो जाते हैं। पेरेंट्स को कौन समझाएगा कि ये जो पीरियड जिसकी हम बात कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है? देखिए, पहली बात तो ये कि बहुत सारे कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस में कंपलसरी हो गया इंटर्नशिप। दूसरी बात ये कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके चलते अगर आप इंटर्नशिप करते हैं तो आपको क्रेडिट्स मिलते हैं, तो पेरेंट्स को मार्क्स से तो फ़र्क पड़ता ही है। तो अगर आप अपने बच्चे को इंटर्नशिप करने देंगे तो आपके बच्चे को ज़्यादा मार्क्स भी मिल सकते हैं। तीसरी बात, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन जब होती है कॉलेजेस में, तो मम्मियों की अक्सर शिकायत रहती है कि बच्चे सुबह उठते नहीं हैं, कोई रूटीन नहीं है, कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं, नहाते नहीं है, टाइम पे खाते नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। तो ये आपकी सारी शिकायतें एलिमिनेट हो जाएंगी क्योंकि आपके बच्चे को सुबह उठकर इंटर्नशिप जाना होगा। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो 2-3 महीने बच्चा घर पे रहकर अनप्रोडक्टिवली स्पेंड करता है, अगर वो बच्चा इंटर्नशिप करने जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो सीख ही रहा है। कुछ नहीं सीख रहा तो जिंदगी की थपेड़े, लाइफ की रियलिटी,
कैसे मेट्रो पकड़ के जाना होता है, पैसे कमाना कितना मुश्किल है, आपके पैसों की कदर करना, एक बॉस की बात सुनना जो कि आप शायद रोज ऑफिस में सुनते हैं और फिर घर पैसे लेके आते हैं बच्चे के लिए, तो उसकी इंपॉर्टेंस, प्रोफेशनलिज्म की इंपॉर्टेंस, वर्क प्लेस पे कैसे बिहेव करना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, टिफिन लेकर जाना घर से रोज और फिर लंच टाइम का वेट करना कि लंच टाइम पर ही खा सकते हैं, वर्क प्रेशर्स को हैंडल करना, ये सारी चीजें आपका बच्चा एक इंटर्नशिप में सीख सकता है। इसी पे मेरा सलोनी एक सवाल है, ऐसे मेंटल प्रेशर नहीं बढ़ जाएगा अब बच्चों के ऊपर? किस तरह का मेंटल प्रेशर? आपको अब इंटर्नशिप, अब 18-19 साल का बच्चा, उसकी उम्र ही कितनी है, अगर उसके ऊपर ये सारे प्रेशर आ जाएंगे तो थोड़ा सा नहीं लगता कि दिक्कत होगी? देखिए जो 18-19 साल का बच्चा है वो वोट कर सकता है ना, तो वो देश का प्रधानमंत्री चुन सकता है। तो ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत छोटा है और बहुत प्रेशर वाली जो आप सिचुएशन कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि इंटर्नशिप्स में जब भी ऑर्गेनाइजेशंस इंटर्न्स को हायर करती हैं तो उन्हें पता है कि वो फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं है, तो उससे जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो एक इंटर्न वाली होती हैं, तो आपको गलती करने का भी स्कोप मिलता है। अगर आप एज एन इंटर्न गलती कर देते हैं तो उन्हें भी पता है कि इंटर्न हो, आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, आपको समझा दिया जाएगा या डांट दिया जाएगा, आप सीख लेंगे। और अभी तो हम बच्चे को बचा लेंगे 18-19 साल की उम्र में प्रेशर से, पर 21 साल में क्या करेंगे? जो लोग आईएएस बनते हैं 21 साल की उम्र में, वो तो डिस्ट्रिक्ट चलाने का प्रेशर ले रहे हैं ना। तो ये प्रेशर अवॉइडेबल नहीं है, इसलिए बेटर है कि हम इसकी ट्रेनिंग करें, भले ही धीरे धीरे करें। और इंटर्नशिप क्या करती है, साल में 2 महीने आप जब काम कर रहे हैं तो आपको ट्रेन कर रही है, फिर आपके पास क्वेश्चन भी है कि सबको पता है आप इंटर्न हैं, या इंटर्न्स को बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी ऐसा नहीं है कि उन्हें कॉस्ट जस्टिफाई करनी है उसको हायर करने की, इंटर्न को। तो बहुत सारे लेवरेजेस हैं आपके पास, और मुझे नहीं लगता कि रियलिटी की तैयारी करना प्रेशर की तरह होना चाहिए, जो आपको आज नहीं तो 2-3 साल बाद करना ही है। अगर उसकी तैयारी आप थोड़ी थोड़ी अभी से करने लगें तो ये मुझे लगता है आपके फेवर में ही काम फेवर में जाएगा। और जैसे आप इंटर्न्स की बात कर रही हैं, मैं अगर मेरे ऑफिस की बात करूं, ये सपना जिसने आपका इंटरव्यू लाइनअप किया है, ये गलती करती थी, डांट हम खाते थे, वो तो इंटर्न है ना, वो तो गलती करेगी। जी, तुम जी, तो जी। ये मुझे लगता है बड़ा अच्छा फैक्टर आपने बोला। अच्छा, बात कर लेते हैं हम एस्पिरेंट्स की, जो बच्चे आते हैं। मुझे बताइए कितना इंटरव्यू आप एक दिन में कर लेती होंगी? हम लोग ऑन एन एवरेज 10-12 लोगों का इंटरव्यू एक दिन में करते हैं। और जिस पैनल में आप बैठती हैं उसमें कितने होते हैं? जो 5 interview लोग लेते होते हैं 5 जिस लोग। पैनल में हम लोग बैठते हैं। अक्सर ऐसा रहता है कि एक महिला का होना जरूरी रहता है, मतलब प्रेफर अच्छा। करते हैं कि एक फीमेल इंटरव्यूअर जो है रहे पैनल में, क्योंकि सोशल सेंसिटिविटी, जेंडर सेंसिटिविटी, ये सब टेस्ट करने के लिए मतलब एक महिला को रखा जाता है पैनल में। और एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं बहुत बार, बट मिनिमम प्रेफरेंस रहती है दैट देयर शुड बी एटलीस्ट 1 फीमेल इंटरव्यूअर इन द पैनल। तो ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर भी होती होगी ना, क्योंकि मान लीजिए मैं कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रही हूँ, ऑब्वियसली मैं तो नर्वस रहूंगी कि मेरा इंटरव्यू है, लेकिन इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है कि मेरे सवाल ये डिसाइड करेंगे इसका आगे का करियर कैसा होगा, तो वो कितना प्रेशर रहता देखिए है? बहुत जिम्मेदारी का काम है। मान लीजिए घर पर मेरा कोई बुरा दिन रहा, मान लीजिए सुबह मेरे और हस्बैंड के बीच में कहा सुनी हो गई और मैं इंटरव्यू पर जा रही हूँ, लेकिन मैं अपने उस मूड को इंटरव्यू रूम में नहीं ले जा सकती, क्योंकि ये इंटरव्यू मेरे लिए 10वां इंटरव्यू हो सकता है, 8वां इंटरव्यू हो सकता है दिन का, पर उस कैंडिडेट का एक ही इंटरव्यू होगा। आप समझ रहे हैं, मैं दिन में 12 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करती हूँ, लेकिन उस कैंडिडेट के लिए वो एक इंटरव्यू बहुत ज़रूरी है, और उस इंटरव्यू में दिए फीडबैक से वो अपने आप के बारे में ओपिनियन बनाता है या बनाती है, और उससे उसका कॉन्फिडेंस इम्पैक्ट होता है। तो जिस कैंडिडेट ने मेंस क्वालिफाई किया है और अब वो जा रहे हैं, एक बस आखिरी पड़ाव बचा उनका आईएएस बनने के लिए, डीएम बनने के लिए, और उस पड़ाव में उन्हें मान लीजिए मेरे गुस्से के चलते या मेरे घर की परेशानी के चलते कोई गलत फीडबैक दे दिया जाए, या कोई बहुत हार्श फीडबैक दे दिया जाए, या बहुत केयरलेस तरीके से उनको हैंडल कर लिया जाए, तो उनके लिए वो जो अपॉर्चुनिटी है वो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, और वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो मॉरली, एथिकली और प्रोफेशनली बहुत जिम्मेदारी होती है हम पे एज एन इंटरव्यूअर कि हम अपनी जो मनोस्थिति है उसको बाहर रखें इंटरव्यू रूम से, और जो हमारी ड्यूटी कॉल करती है, जो कि एक अच्छा इंटरव्यूअर होना, सही सवाल पूछना, उनकी पर्सनालिटी से रेलेवेंट सवाल पूछना, ये हम करें। बहुत बार ऐसे होता है कि कोई कैंडिडेट होते हैं जिनको आप सुनते हो, शुरू में ही कोई कैंडिडेट कुछ गलती कर देते हैं और आप ओपिनियन फॉर्म कर लेते हो कि अरे ये कैंडिडेट तो अच्छा नहीं है, लेकिन आप इस ओपिनियन को कैरी फॉरवर्ड नहीं होने दे सकते, क्योंकि हो सकता है वो कैंडिडेट शुरू के 5 मिनट अच्छा ना रहा हो,
लेकिन बाद के 25 मिनट 30 मिनट अच्छा परफॉर्म करे। तो ये जो हमारे भी बायसेस हैं एज एन इंटरव्यूअर, हमें इन्हें भी बाहर छोड़ना पड़ता है। या कोई कैंडिडेट है जिसको आपने बाहर देखा, इंटरव्यू रूम के बाहर देखा, और आपको लगा कि ये तो अच्छे नहीं है, आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं रहा उनको लेकर, पर आप इस पर्सनल बायस को इंटरव्यू के बीच में नहीं आने दे सकते। तो एज एन इंटरव्यूअर आप पर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है कि आप अपने काम को ऐसे करें कि सामने वाले की हेल्प हो सके, ना कि आप कुछ अपने पर्सनल बायस के चलते उनकी इस अपॉर्चुनिटी को इम्पैक्ट कर दें। अच्छा, इस मॉक इंटरव्यू में पता नहीं मैं ये सवाल पूछ सकती हूँ या नहीं, ये जो सवाल आप लोग लेकर आते हैं ये आपने खुद तय किए हुए होते हैं, या पांचों इंटरव्यूअर्स आपस में डिसाइड करते हैं, या ओवरऑल एक पर्सनैलिटी को देखकर आप ऑन द स्पॉट डिसाइड करते हैं कि मुझे से क्या जब एक पूछना है? कैंडिडेट हमारे पास आता है तो साथ में उसका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आता है जिसको डैफ बोलते हैं। उस डैफ में आपके माता पिता क्या करते हैं, उनकी क्या सैलरी है, से लेकर आपकी क्या अचीवमेंट्स रही लाइफ में, आपकी क्या हॉबीज़ हैं, आप कहाँ पैदा हुए, उसका पोस्टल कोड क्या है, सारी डिटेल्स होती हैं। तो एक कैंडिडेट के इंटरव्यू रूम में आने से पहले ही हमारे पास डैफ आ जाता है। तो उस डैफ के बेसिस पर हम सोच लेते हैं कि इनसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि जो मेरे मन में सवाल आ रहे हैं मैं वो पूछ रही हूँ। आइडिया ये है कि जिस तरह के सवाल एक्चुअल इंटरव्यू में पूछे जाएं, या जो भी यूपीएससी की पुरानी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं जिन बच्चों ने इंटरव्यूज दिए, थोड़ा वो भी हमारा एक डायरेक्शन देता है हमें कि हम उस तरह के ही सवाल पूछें। आईक्यू लेवल चेक करने के लिए नहीं, क्योंकि इन दी एंड ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं अपने सवाल का आंसर ले लूँ उस कैंडिडेट से। ऑब्जेक्टिव ये है कि जब ये एक्चुअल इंटरव्यू देने जाए तो ये क्वालिफाई कर पाए। तो ये जैसे पास्ट ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना पेपर में, एग्जामिनेशन पेपर में, तो पूछने को तो इकोनॉमिक्स के पेपर में कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन हम क्या, उसका कंपस क्या रहता है, हम देखते हैं पिछले साल क्या पूछा गया था, उससे पिछले साल क्या पूछा गया था, तो एक पैटर्न ड्रॉ करते हैं। ऐसे ही इंटरव्यू में भी एक पैटर्न ड्रॉ किया जाता है। आईक्यू क्या चेक करते हैं यूपीएससी इंटरव्यू में वो तो एक अलग सवाल है, लेकिन जो आपका ये सवाल था कि हम सवाल अपने मन से पूछते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम आज मेरा मन था कि मैं किसी से पूछ लूं कि ये बताओ ए के बाद बी क्यों आता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन का, या मेरा मन है तो मैं पूछ लूं मुर्गा पहले आया था या अंडा पहले, सॉरी मुर्गी पहले आई थी या अंडा पहले आया था। तो ये इट्स नॉट ऑन मी। ऐसा नहीं है कि मैं ये सवाल इसलिए पूछ लूं क्योंकि बस मेरे को आ नहीं रहा है, या मैं कुछ भी इकोनॉमिक्स का पूछ लूं, अच्छा मुझे बताइए कि संक कॉस्ट फैलेसी क्या होता है, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या होता है। तो ये क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया है कि जो आप पहले इंटरव्यूज हुए हैं, यूपीएससी के जो एक्चुअल इंटरव्यूज हैं, उस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएं। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है उसके बेसिस पर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी यही है कि उसी के बेसिस पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश से आते हैं और मध्य प्रदेश में छतरपुर से आते हैं, तो बहुत लाइकली है कि आपसे छतरपुर के बारे में पूछा जाएगा। अब मैं अचानक से आपसे नासिक के बारे में पूछने लग जाऊं, महाराष्ट्र में, तो उसके चांसेस कम है। तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को देखकर जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस बनते हैं हम जनरली उनको पूछते हैं। और जो सवाल ट्रिकी होते हैं, जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा कि हम ऐसा सवाल पूछ लेते हैं कि मान लो तुम कल सुबह उठो और तुम्हें पता चले कि तुम्हारी मदर जो हैं वो एक प्रोस्टिट्यूट रही हैं। अब ऐसा कोई सवाल अगर कोई पूछ लेता है तो आप कहेंगे ये सवाल तो मेरे डैफ से रिलेटेड ही नहीं है, मेरे डैफ में तो इसका कुछ लिखा ही नहीं था, ये क्यों पूछा गया। तो जो ऐसे वाले सवाल पूछे जाते हैं ये आपका टेम्परामेंट टेस्ट करने के लिए पूछे जाते हैं, देखने के लिए कि जब आपसे कोई ऐसा सवाल पूछा जाएगा जो आपको अनकंफर्टेबल कर सकता है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। क्या आप छूटते ही चिल्लाने लगेंगे कि मुझसे ये सवाल क्यों पूछ लिया, या मेरी मदर तो ऐसा कर नहीं सकती हैं, या आप उसको कामली हैंडल करेंगे। क्योंकि जब आप एक ऑफिसर बन जाते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो अनकंफर्टेबल हो सकती हैं, अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं और अनसर्टेन हो सकती हैं। क्या आप उसमें अपना आपा खो देते हैं, या आप कामली सोचते हैं, अपनी सूझबूझ को यूज़ करते हैं, अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल में रखते हैं और फिर आंसर करते हैं। तो ये बेसिकली टेस्ट किया जाता है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 12th पास करके आगे निकलते हैं और सोचते हैं कि हाँ हमें एक अधिकारी बनना है, हमें अपने ज़िले का ये अधिकारी बनना है, या हमें ये बदलाव लाना है। बहुत सारे मन में बच्चों के ख्वाब होते हैं, इन्फॉर्मेशन उनको कम मिलती है, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिलती है, और वो वही वाली कहावत जितने मुँह उतनी बातें। वो किस डायरेक्शन में जाएँ। एक इंटर्नशिप का तो आप, या फिर आप एक्सपोजर की तो आप बात कर चुकी हैं, बट मान लीजिए मैं 12th पास करके निकली हूँ और मेरा एम है कि हाँ मुझे अब इस फील्ड में जाना है, तो मेरा सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? आप यूपीएससी फील्ड में जाने की बात? हाँ, यूपीएससी नहीं, मैं यूपीएससी की बात कर रही हूँ। क्योंकि उसी को सुन के बच्चों के पसीने छूटते हैं और उसी में वो मिसगाइड होते हैं। देखिए, यूपीएससी को लेकर जो सोशल मीडिया के चलते और लेटली हाइप बना दिया गया है, जितना ग्लैमराइज कर दिया गया है सिविल सर्विसेज को, एक्चुअल में रियलिटी से बहुत परे है। सिविल सर्विसेज भारत की
सबसे अच्छी नौकरी हो सकती है, लेकिन ये केवल एक नौकरी नहीं है, ये सेवा है। जब हम बोलते हैं प्रशासनिक सेवा, तो ये एक सेवा है। इसमें आपको सैलरी भी कम मिलेगी, आपसे काम भी ज़्यादा कराया जाएगा, मेंटली फिजिकली भी आपके लिए टोल टेकिंग होगा। हो सकता है आप अगर आप एक डीसी बन जाते हैं आईजीआई एयरपोर्ट पर, तो हो सकता है आपकी 24 घंटे की भी शिफ्ट रहे, आपकी 24 घंटे की ड्यूटी रहे। या आप उत्तर प्रदेश के किसी ज़िले में जहाँ एसपी पोस्टेड हैं, तो आपकी वो 24 घंटे की नौकरी है। ऐसा नहीं है कि आपको ब्रेक मिल सकता है। मान लीजिए रात में कुछ दंगा हो गया, तो आपको तब भी एक्टिव रहना पड़ेगा। सो इट इज़ 24/7 जॉब। लेकिन ये सारी बातें बताई नहीं जाती हैं। अब आप मुझसे पूछ रही हैं कि ये सब कैसे पता चले किसी स्टूडेंट को कि असल में पॉजिटिव्स क्या हैं और नेगेटिव्स क्या हैं, और इस करियर में जाने के लिए सही तरीका रास्ता क्या क्या होगा, सही गाइडेंस क्या होगी। तो देखिए, उसके लिए एक ही तरीका है कि आप सही इन्फॉर्मेशन को गलत इन्फॉर्मेशन से डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। अब ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके मेरे जैसे लोगों पर रहती है। जैसे आपने मुझे बुलाया कि मैं सही इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को दे पाऊँ, तो ये हम लोगों पर रहती है, क्योंकि स्टूडेंट्स तो सोशल मीडिया पर सब कुछ कंज्यूम करते हैं, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन भी, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी। अच्छा रहेगा कि आप पर्सनली जाकर किसी सिविल सर्वेंट से मिल पाएँ, किसी को आप जानते हैं, आपके रिश्तेदारी में है कोई, दोस्ती में है कोई। नहीं भी है तो जनरली अपने जो भी आपका शहर है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जो भी ऑफिसर्स पोस्टेड हैं, जाइए, क्योंकि उनका एक समय रहता है जिसमें वो पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं। तो आप उस समय पे जाइए, बोलिए सर मैम मुझे आपसे मिलना था, मुझे समझना है कि कैसी रहती है आपकी लाइफ, क्या रहता है। तो ये एक तरीका हो सकता है। सोशल मीडिया पर ऑथेंटिक लोगों को सुनिए, जिनकी क्रेडिबिलिटी है, हर किसी की बात मत सुनिए, तो ऑथेंटिक लोगों को सुनिए। किताबें पढ़ के आप समझ सकते हैं। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सच है कि कोई भी आपको इस नौकरी की मुश्किलें आसानी से नहीं बताता है, क्योंकि हमने इतना ग्लैमराइज कर दिया है इंडिया में सिविल सर्विसेज को कि सब बस अच्छी बातें बताना चाहते हैं। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं बहुत सारे टॉपर्स, वो आपको कभी ये नहीं बताएंगे कि मैंने कितनी बार पहले फेल किया, या बहुत सारे टॉपर्स आपको ये नहीं बताएंगे कि कौन से दिन मैं पढ़ता नहीं था। वो आपको यही बताएंगे मैं 16 घंटे पढ़ता था, मैंने ये किताबें पढ़ी। सब अच्छी चीज़ें जो उन्होंने की वो बताएंगे, वो आपको बुरी चीज़ें नहीं बताएंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये इंसानी फितरत होती है कि हम अपने आप का बेस्ट बाहर रखना चाहते हैं। तो यही सिविल सर्वेंट्स भी करते हैं, यही जो लोग सिविल सर्विसेज के टॉपर्स हैं वो भी करते हैं। वो आपको कभी ये नहीं बताएंगे कि कुछ थे 2 महीने थे जिसमें मैंने काम चोरी की, मैंने तो पढ़ाई नहीं की। या वो कभी आपको ये नहीं बताएंगे कि मैंने ना एथिक्स का पेपर बस एक बुक से पढ़ के निकाल लिया। पढ़ी उन्होंने एक बुक होगी, लेकिन वो आपको गिनाएंगे 5, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं आपको कि मैंने बहुत मेहनत की, मैं बहुत मेहनती हूँ। आप समझ रहे हैं? तो एक्चुअल में जो पिक्चर पोर्ट्रे की जाती है स्टूडेंट्स के सामने, ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो। जैसे कि हर प्रोफेशन में कुछ प्लस और कुछ माइनस हैं, वैसे ही इस प्रोफेशन में है। जैसे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है, कुछ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है, वैसे ही इसके लिए। तो जिसकी भी आप बात सुन रहे हैं उसे सुनिए ज़रूर, लेकिन एंड में अपना दिमाग लगाइएगा। मतलब ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली किसी की भी बात को फॉलो कर रहे हैं। ये सच बात है कि जैसा कि मैंने कहा कि सिविल सर्विसेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स इन द कंट्री, बट इसके भी अपने ड्रॉबैक्स हैं। और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए मेहनत लगती है, हार्डवर्क लगता है, अच्छी क्वालिटीज़ चाहिए, सब कुछ सही है। लेकिन आपको जो बताया जा रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो सब कुछ सच हो। तो अपना फिल्टर ऑन रखिए हमेशा। क्वालिटीज़ का आपने जिक्र किया, 3-4 कोई ऐसी क्वालिटीज़ बताइए जो एस्पिरेंट्स में आपको दिखती हैं। क्योंकि मैं कहीं पर आप ही का इंटरव्यू देख रही थी, एक सवाल आपसे किसी ने लिया और वो सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा। जवाब मैंने वहाँ सुन लिया था, लेकिन मुझे लगता है शायद कुछ और उसमें से बात निकल आए। वो ये कि जब कॉलेज के स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं उनमें और इन एस्पिरेंट्स में, इन कैंडिडेट्स में क्या खूबियाँ होती हैं, क्या डिफ्रेंशिएट करता है इनको? देखिए, कोई भी यूपीएससी का जो सीरियस कैंडिडेट होगा, उसकी सबसे पहली क्वालिटी होती है डिसिप्लिन। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ। जब आप सिविल सर्वेंट बन भी जाते हैं, बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स को आप देखेंगे, उनकी लाइफ में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक फिक्स टाइम पर उठना, उठकर अखबार पढ़ना, अखबार पढ़ने के बाद अपना कोई डेली रूटीन रखना, या ऑफ पंक्चुअलिटी, वो मीटिंग पर टाइम पे पहुंचना। तो जो डिसिप्लिन है आपकी लाइफ में, वो इंकलकेट होने लग जाता है जब आप एस्पिरेंट होते हैं, तभी से। अच्छी क्वालिटी सक्सेसफुल होने के लिए डिसिप्लिन वाली बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट सिविल सर्विसेज स्पेस में। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं, आप 1 दिन पढ़ते हैं, 4 दिन नहीं पढ़ते हैं, या आपने कमिट किया अपने आप से कि मैं 1 हफ्ते में ये ख़त्म कर दूंगा इतना सिलेबस, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब आप अपने साथ ऑनेस्ट नहीं हैं।
और कॉलेज के स्टूडेंट्स का क्या रहता है, बहुत सारे बच्चों को लगता है एक रात पहले किताब खोलेंगे, पढ़ाई करेंगे, अगले दिन एग्जाम देंगे, हो जाएगा। पर सिविल सर्विसेज का एग्जाम ऐसा नहीं है। तो अगर आप कॉलेज में डिसिप्लिन नहीं भी हैं लेकिन आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो पहली क्वालिटी चाहिए होगी कि अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाइए। वो डिसिप्लिन छोटी छोटी चीज़ों से शुरू होगा, जैसे कि एक फिक्स समय पर उठना सुबह। अब प्रीलिम्स आ रहा है बहुत जल्दी यूपीएससी का, तो अक्सर मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स को कि वो बोलते हैं मैम हम ब्लैंक आउट कर गए प्रीलिम्स में। फिर उनसे और पूछा जाता है तो पता चलता है कि उन्हें आदत थी रात भर पढ़ने की और फिर सुबह सोने की, लेकिन एग्जाम होता है सुबह 9 साढ़े 9 बजे। तो अगर आपके माइंड को ट्रेनिंग ही नहीं मिली है सुबह उठकर सवाल लगाने की या पढ़ाई करने की या अपना बेस्ट देने की, आपने वो ट्रेन ही नहीं किया अपने माइंड को, तो आपने कितनी भी पढ़ाई की हो वो वेस्ट है, क्योंकि आपके माइंड को तब आदत है सोने की, आप तो पूरी रात जागते थे। अच्छा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाएं, जो कि छोटी छोटी चीज़ों से भी शुरू होगा, विच इज़ वेकिंग अप एट अ फिक्स टाइम, या एग्जाम जिस टाइम पर है उससे 1 घंटा पहले 1.5 घंटा पहले उठना, ताकि आपका माइंड एक्टिव हो सके। समय पर सोना, छोटे छोटे रिचुअल्स बनाना अपने लिए, रोज़ अखबार पढ़ना, क्योंकि अगर यूपीएससी एस्पिरेंट्स रोज़ अखबार नहीं पढ़ेंगे या न्यूज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो उनके लिए एग्ज़ाम में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहली क्वालिटी रही डिसिप्लिन। दूसरी बात, हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है। इस एग्जामिनेशन में जितने भी लोग तैयारी सीरियसली करते हैं उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन साथ ही साथ स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हार्ड वर्क करें, आप कहें मैं तो रोज 16 घंटे पढ़ता हूँ, पर क्या पढ़ता हूँ ये भी मैटर करता है, कैसे पढ़ता हूँ, आउटपुट कितना निकल रहा है, आउटपुट कितना निकल रहा है, कितना रिटेन कर पा रहे हैं। फिर रिटेन तो कर लिया आपने, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप मुझे बता पा रहे हैं? मान लीजिए आप कहें मैं रोज 16 घंटे पढ़ता हूँ, पर टेस्ट में तो आपको याद ही नहीं आ रहा है, आप रिकॉल ही नहीं कर रहे हैं, आपकी रिकॉल करने की एबिलिटी ही नहीं है। तो आपको हार्डवर्क करना है। हार्डवर्क का मतलब ये नहीं है कि पॉलिटी पढ़ने लगे तो पॉलिटी पे 5 किताबें पढ़ डाली, या इकोनॉमिक्स पढ़ने लगे तो पीएचडी के रिसर्च पेपर पढ़ डाले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक तैयार कर रहे थे, लेकिन देखा गूगल पे कोई नया रिसर्च पेपर आया तो वो भी पढ़ डाला। वो तो कभी पूछा ही नहीं जाएगा यूपीएससी में। तो हार्डवर्क करते करते ये आपको ध्यान रखना है हमेशा कि इन दी एंड निकालना तो एग्जाम ही है, और स्मार्ट वर्क करना है ऐसा कि हम एग्जाम रेलेवेंट चीज़ें पढ़ें जो एग्जाम में हेल्प करेंगी, जो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हाई आउटपुट मिलेगा, हाई रिटर्न मिलेगा, वैसे वाली चीज़ों पर पढ़ाई करें। तो दूसरी क्वालिटी रही आपकी हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना। मतलब सिर्फ गधा मजदूरी नहीं करनी है, आपको अपना दिमाग भी चलाना है और स्मार्टली काम करना है कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएं। तीसरी क्वालिटी जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट को सक्सेसफुल बनाती है और एक कॉलेज के बच्चे से डिफ्रेंशिएट करती है, वो होती है सिंसेरिटी और कंसिस्टेंसी। देखिए, जब आप कॉलेज में होते हैं तो होता है कि मैं आपसे पूछूं आप कौन से कॉलेज में हैं, आप बड़ा एरोगेंस से बताएंगी कि अरे मैं तो सेंट स्टीफेंस में पढ़ती हूँ, या मैं तो हंसराज में पढ़ती हूँ, या जिस भी अच्छे कॉलेज का आईआईटी में पढ़ती हूँ। पर कॉलेज से जब आप बाहर निकल जाते हैं तो आप सब लोग यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, और आप अच्छा यूपीएससी एस्पिरेंट है या बुरा यूपीएससी एस्पिरेंट है ये तो रिजल्ट ही डिसाइड करेगा। तो जब आप इस बीच की मझधार में होते हैं तो आपका एक आइडेंटिटी क्राइसिस रहता है। कोई भी आपसे पूछे कि बताइए आप क्या करते हैं, तो आप कहेंगे मैं बस यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं फला फला कोचिंग का यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ या मैं फला फला स्टेट का यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। तो आप सिर्फ एक एस्पिरेंट होते हैं। इसीलिए जो कॉलेज के बच्चे हैं, अगर वो सिंसियर नहीं भी रहें लाइफ में, सीरियस नहीं भी रहें लाइफ में, तो चलता है, क्योंकि वो तो बोल सकते हैं अभी कॉलेज का टाइम है, मज़े करने का टाइम है, कॉलेज में एंजॉय भी करना है। लेकिन आप वो फेज जीकर आ चुके हैं अगर आप एक एस्पिरेंट हैं, क्योंकि आप कॉलेज के बाद यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। तो सिंसेरिटी बहुत ज़रूरी है। मतलब सीरियस रहना ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप हर टाइम मुंह फुलाकर बैठे हुए हैं, हाँ, या आप हर टाइम आप किसी की शादी में भी गए हैं तो वहाँ पर भी आप किताब लेकर गए हैं या आप डेट पर भी गए हैं तो आप डेट पर भी बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, क्योंकि मैं सिंसियर क्योंकि मैं सीरियस हूँ। हाँ। तो सीरियस रहना ज़रूरी नहीं है। या आप सैड ही रहते हैं, या पेरेंट्स अगर आपसे 5 मिनट मांगे तो आप बोलते नहीं नहीं मुझे पढ़ना है और मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, और आपने बिल्कुल सोशल मीडिया कट ऑफ कर दिया है, लाइफ बची नहीं है, दोस्त नहीं बचे हैं। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस सिंसियर रहना है। और सिंसियर आप कब रहते हैं? जब आपको खुद पता होता है कि वो गोल आपके लिए कितना ज़रूरी है। अगर आज मैं किसी को आईएएस बनने के लिए कहूँ तो शायद वो उतनी शिद्दत से पढ़ाई नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई खुद से आईएएस बनना चाहता है क्योंकि उसका सपना है या उसका पैशन है तो वो पढ़ाई करेगा।
तो सेल्फ मोटिवेटेड रहिए और सिंसियर रहिए। सीरियस रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं अक्सर देखती हूँ जो तैयारी कर रहे होते हैं बच्चे 3-3 दिन सेम शर्ट पहने रखेंगे कि मैं तो सीरियस हूँ, मैं भूल गया, कपड़े बदलना ही भूल गया। आपको ऐसा सीरियस होने की ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम निकालने के लिए, बस सिंसियर होने की ज़रूरत है। अच्छा सलोनी जी, एक चीज़ और है, जब मैं कॉलेज में थी, मेरे को लगता है कॉलेज कंप्लीट हो गया था, जर्नलिज्म की हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो मैं तो इंटर्नशिप पीरियड पे लग गई थी। मेरी एक साथ में मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझसे कहा कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगी, और वो और मैं दोनों आ गए गुड़गांव। पहला चैनल मेरा गुड़गांव था, तो वो मुखर्जी नगर उसने एडमिशन ले लिया, और वो रोज़ अप डाउन करती थी। मैं तो नौकरी करने लगी थी, तो मैं तो अपना रूम लेके रहने लगी थी, वो अप डाउन करती थी। तो मैं उसको बोलती थी पढ़ाई कैसी चल रही है? बस यार बड़ा हेक्टिक हो गया, मेट्रो ली, उसके बाद बस ली, फिर मेरठ, मैं मेरठ से हूँ, तो मेरठ पहुंची और मैं थक गई, ये वो। अब 9-10 साल हो गए हैं उस चीज़ को, वो उस फील्ड में छोड़ी है, वो अभी कुछ नहीं कर रही है। तो मुझे बड़ा वैसा फील होता है कभी कभी जब मैं बात करती हूँ कि कहाँ इसके सपने थे। तो ऐसे बच्चों के लिए मुझे आपसे पूछना है कि जो लोग ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि 10-10 घंटे पढ़ाई करनी है, 16-16 घंटे पढ़ाई करनी है, ये ज़रूरी है कि मुखर्जी नगर से ट्रेनिंग लेनी ही लेनी है, या हम कोटा की बात करते हैं, लेनी ही लेनी है ट्रेनिंग? आपके अपने राज्य में, आपके अपने शहर में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, या मेट्रो में कोई बच्चा पढ़ नहीं पाएगा? या आप समझ रही हैं मैं क्या पूछना चाह रही हूँ? ये ज़रूरी है कि 9-9 10-10 घंटे देने हैं, दुनिया से कट जाना है, या ये पॉसिबल हो सकता था? देखिए, इस पे मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़, आज से 5 साल पहले शायद जो आप कह रहे हैं वो ज़रूरी था। अब हम सोशल मीडिया के दौर में हैं। अब हमारे पास एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट की वजह से। तो मुझे लगता है मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, कोटा, कहीं भी किसी को भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ जिनके पेरेंट्स स्ट्रगल करके, जैसे अभी नैन्सी त्यागी का ही एग्जाम्पल देखें, हम पढ़ रहे थे उनके बारे में कि उनके फादर ने उन्हें दिल्ली भेजा मुखर्जी नगर तैयारी करने के लिए। तो मैं सबसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ तैयारी के लिए दिल्ली मत आइए। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको यूपीएससी क्वालिफाई करना है। हमने इस बार भी रिजल्ट में देखा, बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जिन्होंने अपने घर के कंफर्ट से इफ़ायती तरीके से तैयारी की। तैयारी करना दिल्ली में आकर बहुत एक्सपेंसिव भी है। जिन जगहों की आप बात कर रहे हैं वहाँ पर रेंट ही 15-20 हज़ार रुपये है। क्योंकि वो बिजनेस हो गया ना, वो बिजनेस हो गया है। उसके अलावा खाने का खर्चा, फिर आप सब स्टैंडर्ड खाना खाते हैं जिसमें न्यूट्रिशन नहीं है, डब्बे टिफ़िन उनका खाना खा रहे हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, वो सब खा रहे हैं। फिर आप इसी में उलझे रहते हैं, आज सुबह मेरी मेड आएगी, कपड़े धोने हैं, सफाई करनी है, खाना कैसे खाएं, 3 बार दिन में खाना खाएंगे तो तीनों बार थॉट आएगा अब खाना कैसे खाएं, या ख़राब खाना खा रहे होंगे। तो अब जिस दौर में हम हैं, आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ऐसी जगहों पर जाकर ट्रेनिंग करने की। आप ऑनलाइन बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज देती हैं, और बहुत सारे फ्री सोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अब तो इतनी इन्फॉर्मेशन है यूट्यूब पर स्पेशली कि आप अगर वो इन्फॉर्मेशन ही कंज्यूम कर लेंगे, आपको एक क्लास से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लास जाना अपने आप में टीडियस है। आप पहले अपने कमरे से निकलते हैं, फिर जाते हैं क्लास, फिर आधे घंटे बाद क्लास शुरू होती है, फिर 2-2.5 घंटे की क्लास में बैठते हैं, फिर वापस आते हैं। ये जो कन्वेंशनल टीचिंग का तरीका था, अब ये डिसरप्ट हो चुका है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ये कन्वेंशनल टीचिंग, ऑफ कोर्स इसके अपने फ़ायदे हैं कि जब आप एक टीचर से मिलते हैं, अलग तरह की आपको गाइडेंस मिलती है, लेकिन ये सब आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है, आपको ना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर एक 2.5 घंटे की क्लास लेने के लिए 1-1.5 घंटा ट्रैवल करते हैं तो आप 5 घंटे इफेक्टिवली वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वही चीज़ अगर आप घर पे पढ़ेंगे तो हो सकता है आप 1-1.5 घंटे में पढ़ लें। हो सकता है आपको पहली बार में समझ ना आए, 2-3-4 बार लगें, लेकिन इससे तो बेटर होगा कि 5 घंटे वहाँ नहीं जाएं, 2-3 लाख रुपए फीस नहीं दें। तो मुझे लगता है ये जो कोचिंग वाला हमने बज़ क्रिएट कर दिया है, या कोचिंग सेंटर्स बहुत ज़्यादा अपने आप को एसेंशियल फील कराते हैं इस तैयारी में, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी कोचिंग आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करवा सकती। कोचिंग का एक लिमिटेड रोल है आपकी तैयारी में, और आपको ये समझना पड़ेगा वो लिमिटेड रोल 5% से ज़्यादा नहीं है। इन दी एंड आपको खुद पढ़ाई करनी है, कोई भी आपको स्पून फीड नहीं करता। हम कोचिंग्स में भी देखते हैं, शायद आपके व्यूअर्स मुझसे अग्री करेंगे, एक क्लास में 200-200 बच्चे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कोचिंग में आपको पर्सनल अटेंशन मिल जाती है? नहीं मिलती। या अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए आपने एक हफ्ता मस्ती में निकाल दिया, या आप
आपको मोहब्बत हो गई किसी से और 15 दिन निकल गए आपके और आपने तैयारी नहीं की, 1 महीना निकल गया आपने तैयारी नहीं की, तो आपको लगता है कोचिंग आप पर ध्यान देगी? कोचिंग भी उन लोगों पर ध्यान देती है जिनसे रिजल्ट आ सकता है। तो आपको इस लायक बनना पड़ेगा कि आप खुद पढ़ रहे हो, खुद मेहनत कर रहे हो, कि कोचिंग से आपको हेल्प मिल सके। कोचिंग विल ओनली बी एबल टू हेल्प पीपल जो खुद की मदद खुद कर रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि कोचिंग में कोई आपको गोली मिल जाती है, या अक्सर मैं जब कॉलेजेस वगैरह में जाती हूँ तो बच्चे बोलते हैं मैम कैसे निकलेगा एग्जाम, वो एक टिप बता दो। तो हम लोग के बैग्स में कोई दवाई नहीं होती जो हम देते हैं और जिससे एग्जाम निकल जाता है। इन दी एंड मेहनत आपकी है, तो क्यों ना वो मेहनत अपने घर के कंफर्ट में करें। या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका मैं देखती हूँ जब वो घर रहते हैं तो वो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। मम्मी ने कभी बोला बेटा ये ले आओ, ये कर लो, या घर में बहुत सारे लोग हैं, अपना कमरा नहीं है, या आप ऐसी रिमोट जगह रहते हैं, इंटरनेट की दिक्कत है। उन केसेस में हम फिर भी सोच सकते हैं कि आप घर से बाहर आइए और तैयारी कीजिए। लेकिन बाकी केसेस में जहाँ ये सारी चीज़ें हैं कि आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, आपको परेशान नहीं करेंगे तैयारी करते हुए, आपके पास एक अपना कमरा है, एक स्टडी टेबल है, आपको 3 टाइम अच्छा खाना मिल जाएगा, मम्मी पापा ध्यान रखेंगे आपका, और आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको दिल्ली आकर या कोटा जाकर या कहीं भी जाकर तैयारी करने की। अगर आपको लगता है कि गाइडेंस के लिए कुछ चाहिए, आप ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया रोल तो 5% ही रहेगा उसका, इन दी एंड तो आपकी मेहनत होगी। और इस तैयारी में ऐसा नहीं है कि आपको पहले दिन से ही पता होता है कि क्या करना है। आप जब करते जाते हैं तो आपको और क्लैरिटी आती जाती है। तो कोचिंग भी पहले दिन ही आपको नहीं बता देगी कि अब आप ये कर लीजिए, ये रास्ता, इस रास्ते पे चलिए तो हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो एक ही कोचिंग सेंटर से 800 बच्चे सिलेक्ट होते। तो किसी भी कोचिंग को भी राज नहीं पता है कि एग्जाम निकालने का क्या है। कोचिंग भी आपको एड कर सकता है कि अच्छा ये काम नहीं कर रहा तो ये ले लो, ए रास्ते पर नहीं चल पा रहे तो बी पे चल लो, अच्छा ए से रिजल्ट नहीं आया था बी ले लो। तो वो भी यही, उनका भी रीआइट्रेशन ही रहता है, मतलब बेसिकली वो भी हिट एंड ट्राई ही करते रहते हैं। बेसिकली उसको हाइप ना बनाया जाए जो आजकल बन गया है कि हम वहां से ये चीज करेंगे, अच्छा हमें इसकी तैयारी करनी है तो वहां जाए, खुद से भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन ना हो बस। हाँ बिल्कुल, आपको देखना है कि अगर आप मान लीजिए ऑप्शनल में कमजोर हैं तो आप सिर्फ ऑप्शनल की कोचिंग लेने जा सकते हैं, टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप कोचिंग लगा लेंगे तो ही आप कर पाएंगे। असेंशियल नहीं है, इट कैन कॉम्प्लीमेंट योर प्रिपरेशन। वो आपकी तैयारी को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। हो सकता है आपके 5, 10, 15, 20 नंबर बढ़वाने में हेल्प कर दे, लेकिन वो बेसिस नहीं हो सकता आपकी तैयारी का, और वो एसेंशियल तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा सलोनी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत बार अटेम्प्ट करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि एग्जाम देने के लिए गए हैं और सवाल गलत, मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है कि आता था अरे अच्छा इसका जवाब ये था। मुझे लगता है इस केस में भी ऐसा होता होगा। अब वो एक मेंटल स्ट्रेस क्रिएट कर देता है बच्चे के दिमाग में कि यार ये मुझसे गलत हो गया, या मैं बार बार अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मैं बार बार फेल हो रहा हूँ, अब मैं अपने करियर में क्या करूँ? क्योंकि मैंने देखा है बहुत बहुत साल बच्चे दे देते हैं। उन बच्चों को क्या कहेंगी? देखिए, मैं उस दिन किसी से यही शेयर कर रही थी कि भारत में जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं उनमें से 85% लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो मतलब बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है गवर्नमेंट जॉब्स की वजह से। और अगर आप इस पर रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे तो ये अपना एक तरह का लॉस है जो कंट्री को बेयर करना पड़ता है, क्योंकि कुछ यूथ गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करने चले जाते हैं और अपने प्रोडक्टिव ईयर्स उस तैयारी में इन्वेस्ट कर देते हैं। जो आपने बात कही कि लोग मल्टीपल अटेम्प्ट्स देते हैं, सच बताऊं तो ये बहुत सैड है। जिन लोगों को बार बार अटेम्प्ट्स देने पड़ते हैं उनकी मनोस्थिति, उनका मेंटल लेवल, उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। होता क्या है, वो लोग खुद को डाउट करने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद हम इस लायक ही नहीं हैं, और वो गैप इतना बढ़ता जाता है कि उनकी ललक खुद को प्रूव करने की, वो सोचते हैं एक बार और देकर दिखता हूँ, शायद इस बार मैं खुद को प्रूव कर पाऊँ, एक बार और देकर दिखता हूँ, शायद इस बार हो जाए मुझसे। तो जो लोग मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे रहे हैं और उन्हें लगता है कि इस वजह से हमारी मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट हो रही है, सबसे पहली बात, आप अकेले नहीं हैं। आपकी जगह कोई भी और होगा और वो बार बार एक ही चीज़ में फेल होगा तो उसकी मेंटल हेल्थ भी ऐसी होगी। चाहे वो आपके फादर हो, चाहे वो आपकी क्लास का टॉपर हो, चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो। तो ऐसा नहीं है कि आप में कुछ अलग कमी है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। और ये एग्ज़ाम एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम ही सब कुछ है। अगर आपका नहीं हो रहा है, मान लीजिए मैं आपको एक टास्क देती हूँ, ठीक है, मैं आपको बोलती हूँ कि आपको एक आर्टिकल लिखना है। आपने एक बार ट्राई किया, आपसे नहीं हुआ, आपने 2 बार ट्राई किया, आपसे नहीं हुआ, तो आप तीसरी चौथी बार गिव अप कर सकते हैं। आप कहेंगे मैं आर्टिकल नहीं लिख सकती लेकिन मैं बोल सकती हूँ, मैं वीडियो बना सकती हूँ, तो आप ऑल्टरनेट ढूंढेंगे। ऐसे ही इस एग्जाम के केस में भी है। अगर आपका 2-3 अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है ये एग्जाम, तो आपको कुछ और करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन सलोनी, कोई एक नंबर से छूट जाता है।
हाँ, ये बात सच है, क्योंकि कोई तो छूटेगा ही। अगर एक फिक्स नंबर ऑफ सीट्स हैं तो कोई क्राइटेरिया तो रहेगा ही छूटने का। अगर आप एक नंबर से छूट रहे हैं और आपको लगता है कि अगली बार आप कर पाएंगे, तो आप एक और अटेम्प्ट ले लीजिए। लेकिन आपको इसकी एक डेडलाइन तो सेट करनी ही पड़ेगी ना, एक लिमिट तो सेट करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए होता ही है, अगर आप लिमिट सेट नहीं करते हैं तो उस केस में आप अपना टाइम दे रहे हैं। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ, तो हम अक्सर बात करते हैं स्कार्सिटी की। इकोनॉमिक्स एज अ साइंस क्यों आई? क्योंकि स्कार्सिटी है दुनिया में, और सबसे ज़्यादा स्कार्स जो रिसोर्स है वो है टाइम। बाकी हर चीज़ वापस आ सकती है, बाकी हर चीज़ आप खरीद सकते हैं, किसी और तरीके से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो आपका टाइम है वो कभी वापस नहीं आता है। और जो आपके ये वाले प्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं, यूथ वाले, ये तो बिल्कुल नहीं आते हैं। ये सिर्फ करियर के सेंस में इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी लाइफ के सेंस में भी। यही टाइम होगा जब आप मोहब्बत भी कर सकते हैं, यही टाइम होगा जब आप पेरेंट्स को समय भी दे सकते हैं, आप फिजिकली फिट हैं, आप अपनी फिटनेस को भी इंजॉय कर सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। आपके दोस्तों की शादियां हो रही होंगी, वो इसी टाइम पर होंगी जो आपने मिस कर दी तैयारी के चलते। या हो सकता है आपके घर में कोई बड़ा इवेंट हो, या आपकी मम्मी बीमार हो और आप नहीं पहुंच पा रहे, तो इसी टाइम पर आपकी ज़रूरत है। तो आपको समझना पड़ेगा कि जितनी करियर को इस टाइम पे आपकी ज़रूरत होती है, उतनी लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स को भी आपकी ज़रूरत इसी टाइम पर होती है। तो अगर आप बहुत सारे साल एक ऐसी चीज़ में देते रहेंगे जिसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप सिर्फ करियर वाइज लूज़ नहीं कर रहे हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी लूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए आपको एक लिमिट सेट करनी चाहिए कि नहीं हुआ इसके बाद तो कोई बात नहीं। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लोगों के जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ और फिर भी वो लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। चाहे वो सुंदर पिचई हों, चाहे वो अनुभव बसी हों, आप कॉमेडियन बन सकते हैं, और चाहे वो नैन्सी त्यागी हो। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं होता है और उसके बाद भी वो लाइफ में अच्छा करते हैं। अब बताइए, अनुभव बसी का अगर सिलेक्शन हो जाता तो कौन उनको इतना जान पाता है जितना लोग सुनते और हैं? शायद जान पाते, लेकिन एक अच्छे कॉमेडियन हमें नहीं मिल पाते ना। जो अब एक अच्छे कॉमेडियन हमें हमारी सोसाइटी के पास है या कंट्री के पास है, वो नहीं हो पाता। तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि कोई ऐसा आदमी जो कितने सीरियस एग्जाम की, वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके अंदर एक कॉमेडी का ऐसा टैलेंट हो सकता है जो कि इतना उभर कर आएगा। तो वैसे लोग हैं। अच्छा, ऐसी कुछ गलतियां जो अक्सर ये एस्पिरेंट्स कर बैठते हैं या जो नहीं करनी चाहिए तैयारी के समय? एग्जैक्टली, ठीक है। तैयारी के समय भी, और अगर वो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो भी। सबसे पहली गलती जो एस्पिरेंट्स करते हैं, जैसे कि आपने बताया कि मैं 16 घंटे पढ़ूंगी, मैं 10 घंटे पढ़ूंगी, अपने लिए बहुत ऊंचे लक्ष्य सेट कर लेते हैं। जो अपना गोल सेट करते हैं वो इतना अनरियलिस्टिक होता है कि उन्हें भी पता है मैं पूरा नहीं कर सकता। अब उससे होता क्या, मान लो मैंने सोच लिया कि मैं 15 घंटे पढ़ूंगी, लेकिन मैं पढ़ पाई 8 ही घंटे, तो अगले दिन मुझे क्या लगेगा कि शिट, मैंने तो अपना गोल पूरा नहीं किया है, कुछ प्रॉब्लम है और पुश करना है मुझे अपना गोल पूरा करने के लिए। मुझ में कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। अगले दिन फिर से मैं 8-9 घंटे, 8 का 9 पढ़ लूँगी, 10 पढ़ लूँगी, फिर लगेगा आज भी पूरा नहीं हुआ। तो तीसरे दिन मुझे लगेगा मुझसे तो हो ही नहीं पाता है, छोड़, पढ़ती नहीं हूँ। तो आप बिल्कुल गिव अप कर दोगे। इसीलिए आपको जो अपना गोल बनाना है वो ऐसा बनाना है जो रियलिस्टिक हो, ताकि जिस दिन मैं 8 घंटे पढ़ूँ, अगर मान लो मेरा 8 घंटे का गोल है और मैंने 8 घंटे पढ़ लिया, तो मुझे क्या लगेगा, कितना सही है, मैं कितनी बढ़िया हूँ यार, मैं तो 8 घंटे डिसाइड किया था, 8 घंटे पढ़ लिया। अगले दिन मेरा फिर से मन करेगा पढ़ने का, क्योंकि मुझे सेंस ऑफ अचीवमेंट आया है कि मैंने जो अपने लिए लक्ष्य तय किया वो अचीव कर लिया। देखिए, जो यूपीएससी की तैयारी है वो एक बहुत लंबी जर्नी है। उसमें कुछ लोगों को 1 साल, कुछ लोगों को 2 साल, कुछ लोगों को 5 साल लगते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना मेंटल फोर्टिट्यूड मेंटेन रखें। अगर आप इसको ऐसा सोचते हैं कि बस ये 1 महीने 100 मीटर रेस है, तो ये नहीं है, ये मैराथन है। और क्योंकि ये मैराथन है, इसमें इसलिए आपको ज़रूरत होगी कि आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती रहे। अगर रोज़ आप अपने बारे में यही फील करेंगे कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा, तो ट्रस्ट में आपसे नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको ऐसे एक्शंस करना बहुत ज़रूरी है जिससे आप ये फील करें कि मुझसे हो पाएगा। क्योंकि होगा या नहीं होगा ये तो एग्ज़ाम वाले दिन तय होगा या रिजल्ट वाले दिन तय होगा। लेकिन अगर आप उससे पहले ही ये सोच कर बैठे हैं कि मुझसे तो नहीं होगा, तो नहीं होगा आपसे, आप छोड़ दीजिए तैयारी। और अगर आप खुद को रोज़ ये बताते हैं कि मुझसे होगा, और उसके साथ साथ एक्शंस भी वैसे ही लेते हैं जिससे लगे कि आपसे होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। मतलब सेल्फ मोटिवेट करते रहें खुद को। मतलब आपको ऐसे तरीके ढूंढने हैं जिससे आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट आती रहे, कि आपको लगे कि मैंने आज भी अचीव किया, मैंने आज 8 घंटे पढ़ा। या ऐसा होता ना, तेरे भाई ने आज 100 सवाल लगाए, या आज मैंने तो 10 घंटे पढ़ा, आज मैं तो लाइब्रेरी सुबह 5 बजे ही पहुंच गई थी।
तो आपको ये करना है, ना कि आपको अपने एटीट्यूड ये रखना है कि मुझसे तो हो ही नहीं पाया, तुम तो 8 घंटे पढ़ते हो रोज़, मैं तो 6 घंटे पढ़ पाता हूँ, या फिर 100 सवाल लगाने थे मैंने तो 20 ही लगाए हैं, कैसे करूँगा मैं तो हुई फेलियर, सही कहते हैं मेरे पापा, मुझसे हो ही नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल है यार ये पेपर, गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। आप सोचिए इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा पॉजिटिव साउंड कर रहा है। पहला सिनेरियो जिसमें आप एक्साइटेड हैं तैयारी को लेकर, जिसमें आप पॉजिटिव हैं, तो हर चीज़ की तरह लाइफ में यहाँ पर भी पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत मैटर करता है, और आप छोटे छोटे तरीके बना सकते हैं, रिचुअल्स बना सकते हैं, जिससे कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन रहे। तो एक गलती जो कैंडिडेट्स करते हैं वो ये करते हैं कि अपने लिए बहुत बड़े बड़े गोल्स बना लेते हैं कि मैं तो 1 हफ्ते में ही लक्ष्मीकांत खत्म कर दूंगा। अब सबको पता है कि लक्ष्मीकांत एक ऐसी बुक है जिसको पढ़ने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड चाहिए। आप सोचते हैं कि नहीं मैं तो बहुत कूल हूँ, मैं तो कॉलेज टॉपर, स्कूल टॉपर, IITian, मैं तो 1 हफ्ते में कर लूँगा। क्यों अनरियलिस्टिक गोल सेट करना है? तो पहली गलती, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए कि अनरियलिस्टिक गोल्स बनाएं अपने लिए, रियलिस्टिक गोल्स बनाएं। उससे आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। दूसरी गलती अक्सर जो कैंडिडेट्स करते हैं, उन्हें लगता है कि अगर हम सिर्फ पढ़ ही रहे हैं या हम सिर्फ पढ़ाई के अराउंड ही हैं तो ही हमारा एग्जाम निकलेगा। तो ऐसा नहीं है, आप नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। मतलब आप संडेज़ को मूवी देखने जा सकते हैं, आप दिन में 1 घंटे का ब्रेक लेकर वॉक पर जा सकते हैं। ऑफ कोर्स ऐसी चीज़ें मत कीजिए जो आप बहुत ज़्यादा आपकी पढ़ाई से आपकी एनर्जी डेविएट करें, लेकिन नॉर्मल रहने में कोई हर्ज नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि UPSC एस्पिरेंट होना मतलब एक अलग ब्रीड होना, डायनासोर हो जाना है जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। स्टे नॉर्मल। तो अपने आप पर इतना हार्श मत होइए कि आप जीना ही छोड़ दें। जीना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, मेंटल वेलबींग ठीक रहेगा, तो ही आप पढ़ाई में अच्छे से मन लगा पाएंगे। तो इसका एक अच्छा बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैं देखती हूँ, वो हर चीज़ से कट ऑफ हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वो तैयारी कर रहे हैं। तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी ना हो कि आप पढ़ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ सोशल मीडिया चला रहे हैं, या आप पूरे हफ्ते बस वीकेंड का इंतज़ार करते हैं, पूरे हफ्ते पढ़ाई नहीं करते हैं और सोचते हैं वीकेंड आएगा तो रिलैक्स करने जाऊँगा क्योंकि मैडम ने कहा है। तो पूरे हफ्ते पढ़ाई कीजिए और फिर संडेज़ रखिए मूवी देखने के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए, कुछ भी और जो आपको अच्छा लगता है वो करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये 2 गलतियाँ। और उसके अलावा तीसरी गलती ये कि आजकल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया पर, टॉपर्स की टॉक्स, बुक्स, आपके पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि आप समझ नहीं पाते आप क्या करें। तो बेसिकली आपको इस इन्फॉर्मेशन के मायाजाल में फंसना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने एक किताब पढ़ ली तो आप सोचें कि अरे दूसरी तो पढ़ी नहीं, तीसरी तो पढ़ी नहीं। अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए, एक चीज़ को बार बार पढ़िए, ना कि बहुत सारी चीज़ों को एक बार। तो ये जब आप 3 चीज़ें माइंड में रखेंगे, मुझे लगता है आपकी प्रिपरेशन की डायरेक्शन जो है बेटर हो सकती है। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट हम रियल लाइफ में देखते हैं या हम डिस्कशन कर रहे हैं, इस पर फिल्में भी बनी है। 12th फेल की अगर मैं बात करूं तो जो मुझे तो वो पिक्चर बहुत अच्छी लगी, लेकिन अब चूंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ, देखिए वो पिक्चर आपने जी, उसमें चीज़ें दिखाई गई हैं कुछ बहुत हद तक, उसमें तो हालांकि उनका फेलियर भी दिखाया गया है। तो क्या एक्चुअल में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वो चीज़ करते हैं जो पिक्चर में दिखाई गई है? किसी जाके किसी को पकड़ लिया और पैसा दिया और उसकी फोटो लगा दी अपने? हाँ, ऐसी बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस होती हैं। हैं। बिल्कुल, कोचिंग इंडस्ट्री भी हर इंडस्ट्री की तरह है। जैसे आप मीडिया से हैं या कोई और किसी और इंडस्ट्री से होगा, तो ऐसी एडवर्टाइजिंग जो अनएथिकल है, ऐसा कोचिंग सेंटर्स भी करते हैं, हमने देखा है। और ये सिर्फ UPSC की कोचिंग तक लिमिटेड नहीं है, IIT, JEE, नीट, हर तरह की कोचिंग। तो बिजनेस एथिक्स तो होने ही चाहिए, और कोचिंग्स भी इन दी एंड है तो बिजनेस ही। कोचिंग्स आर नॉट इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड यू एजुकेशन, कोचिंग्स आर प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस। तो जैसे भी उनको प्रॉफिट मिलेगा वो अलग अलग तरीकों पर रिजॉर्ट करते हैं। बची बात 12th फेल की, तो 12th फेल का मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है कि मनोज या श्रद्धा में से कोई एक भी सक्सेसफुल नहीं हुआ होता तो शायद ये मूवी ही नहीं बनती, शायद ये स्टोरी ही नहीं होती, और शायद बिल्कुल अलग सिनेरियो होता। तो ऐसी मूवीज़ भी एक्सेप्शन है। ये मूवी कोई जनरलाइजेशन नहीं है कि 2 लोग जो मिले और उनको प्रेम हुआ और उन दोनों का एग्जाम निकल जाए। ये बहुत कम केसेस में होता है, इसीलिए पिक्चर बनी। इसीलिए पिक्चर बनी। तो आपको ये याद रखना है कि आप सोचें कि UPSC की तैयारी करनी है तो पहले एक अच्छा कंपेनियन ढूंढ लूं और उसके बाद तैयारी शुरू करूं क्योंकि 12th फेल में ऐसा हुआ तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। आप तैयारी पे ध्यान दीजिए। अगर उस रास्ते में, उस जर्नी में आपको कोई ऐसा मिल जाता है जो आपको लगता है कि अच्छा कंपेनियन होगा, तो आप उस बारे में सोच सकते हैं।
ठीक है, एक आखिरी सवाल, सोशल मीडिया का हम शुरुआत से जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आपको सोशल मीडिया पर हम देखते तो बहुत हैं, आपको सुनते हैं, लेकिन आप अपनी प्राइवेसी को प्राइवेट ही रखती हैं, बहुत ज़्यादा आप उसको एक्सपोजर नहीं देती हैं। कोई रीज़न है इसके पीछे या आपको शौक ही नहीं है? देखिए, जब मैं सोशल मीडिया पर आई तो मैं उस जनरेशन से आती हूँ जिसे लगता था कि सोशल मीडिया मेरे लिए नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपको बहुत कुछ अपना शेयर करना पड़ता है और मैं अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट ही रखना चाहती थी। बट थैंकफुली आप सबके प्यार से आप सबने इतना पसंद किया, मेरी वीडियोस को देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, तो उस वजह से मैंने सोशल मीडिया पर आना शुरू किया। मैं चाहती हूँ कि मेरी जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो भी इंफॉर्मेशन, नॉलेज, गाइडेंस मैं प्रोफेशनली दे सकती हूँ, वो आउट देयर रहे फॉर एवरीवन टू जज। पर मैं पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़ा सा प्रोटेक्टिव रहना चाहती हूँ, क्योंकि जैसा कि आप समझ ही रहे हैं वो पर्सनल है, तो बस मुझ तक सीमित रहना चाहिए। थोड़ा थोड़ा हमने शुरू किया है अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बात करना सोशल मीडिया पर मुझे नहीं पता कितना और टाइम लगेगा मुझे पूरा कंफर्टेबल होने में। जैसे बहुत लोगों को लगता है कि मैंने अपने हस्बैंड की कभी फ़ोटो नहीं डाली है सोशल मीडिया पर, कौन है, कुछ लोग तो ट्रोल करके बोलते हैं कि इतने ख़राब दिखते हैं क्या कि फ़ोटो ही नहीं डाली है। तो आप सबको बता दूं, बहुत अच्छे दिखते हैं और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि, लेकिन ये उनकी कॉल है। सोशल मीडिया पर आप मुझसे जुड़े हुए हैं, आप मुझे सुनना चाहते हैं, तो वो नहीं आना चाहते सोशल मीडिया पर या वो नहीं एक्टिव रहना चाहते, तो उनकी इंडिविजुअलिटी की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और मेरे हस्बैंड होना उनकी और मेरी पर्सनल लाइफ है, तो इसलिए मतलब मुझे तो सलोनी ऐसा लगता है आप पिक्चर नहीं डालती हैं तो जज कर लेते हैं लोग, पिक्चर डाल देंगे तो भी जज करेंगे। हाँ बिल्कुल, शायद इसीलिए भी नहीं डाली कि लोग जज करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, तो इसलिए ही नहीं। बहुत लोगों ने भी बोला कि यूँ तो इतना फेमिनिस्ट बनती हैं और हस्बैंड की पिक्चर नहीं डाली है, तो ये तो गलत बात हो गई, ये तो मर्दों के अगेंस्ट है। तो ऐसा कुछ अच्छा, ये मर्दों के अगेंस्ट? हाँ, ये मर्दों के, क्योंकि मैंने अपनी एक शादी की पिक्चर डाली थी, मैंने अपने हस्बैंड का फेस को हाइड कर दिया था, तो बोले कि अगर यही कोई मर्द कर देता तो आप बोलते कि ये गलत है। उसने अपनी कंपेनियन की, स्पाउस की, जो वाइफ हैं, फोटो हटा दिए और आपने अपने हस्बैंड के साथ किया। तो ऐसा नहीं है कि मैंने किया तो मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम है, उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, वो कंफर्टेबल हैं, वो चाहते ही नहीं है आना सोशल मीडिया पर, इसलिए वो नहीं है। तो ये उनकी इंडिविजुअलिटी है, इसमें उनका हस्बैंड होना और मेरे वाइफ होना या फेमिनिज्म या मिसएंड्री, मिसोजिनी, मतलब इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये बस एक इंडिविजुअल चॉइस है। तो थैंक यू सलोनी, आप स्टूडियो में आई, आपने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की। मुझे लगता है ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा, क्योंकि अक्सर हम सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू करते हैं, पॉलिटिकल लोगों के इंटरव्यू करते हैं, लेकिन एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू करना जो सेलिब्रिटी भी है और मुझे कह लीजिए कि बहुत सारी चीज़ों में मैं पढ़ती आ रही थी, लेकिन आज पहली बार आपसे मैं रूबरू हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और यकीन मानिए अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगेगा और आप कमेंट करेंगे तो हम नेक्स्ट सेशन सलोनी लेकर आएंगे, वादा कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और थैंक यू सो मच फॉर आप यहाँ पर आई और आपने इस इंटरव्यू को देखा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू को देखने के लिए। नमस्कार।